नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन कंपनीज पे वीडियोस बनाता हूं। तो आज ऐसी कंपनी मैं लेके आया हूं। इस कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये काफ़ी चर्चा में रहती है, ये कंपनी काफ़ी टॉक्ड अबाउट कंपनी है। तकरीबन पिछले एक साल से तो इस कंपनी के बारे में काफ़ी बात हो रही है। तो जो लोग शेयर बाजार को रेगुलरली ट्रैक करते हैं, थोड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं और कंपनीज पे थोड़ा नज़र रखते हैं, उन्होंने इस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। ये काफी चर्चा में चली है पिछले कुछ महीनों से ये कंपनी। और अचानक से जब से एनवीडिया का नाम लोगों ने काफी ज्यादा सुनना शुरू किया, तभी से ये कंपनी भी थोड़ी चर्चा में आई। तो अब आगे बात करेंगे कि एनवीडिया से इस कंपनी का क्या लेना देना है। तो आज समझेंगे सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करती है ये कंपनी, कैसे इसके प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, ईयरली रिजल्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में मैनेजमेंट कैसा गाइडेंस दे रही है, फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करने वाली है, इसका वैल्यूएशन क्या चल रहा है, किस तरह का वैल्यूएशन है और इसका मेरे हिसाब से इसमें क्या कोई रिस्क फैक्टर भी है, तो उस रिस्क फैक्टर के हिसाब से भी इसको देखेंगे, ताकि अगर कोई ये कंपनी खरीद चुका ऑलरेडी, अगर ये कंपनी का शेयर खरीद चुका है या खरीदने की सोच रहा है, तो थोड़ा सा उसको रिस्क पे भी नजर रखने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल से। ये हमारा स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है कि बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया तो फिर बाकी सारी चीजें फिर वो डॉट्स कनेक्ट नहीं होते। तो बिजनेस मॉडल को सबसे पहले देखते हैं। तो एक तो ये हाई राइजिंग इंडस्ट्री में है, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर की हर जगह बात हो रही है और ये बहुत ही बूमिंग सेक्टर है। तो एक तो सबसे पहले कि ये कंपनी कहीं ना कहीं इस सेक्टर को केटर कर रही है। तो ये बिल्कुल हाई राइजिंग और जो करंटली बूमिंग सेक्टर है उस सेक्टर में ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। वैसे इंडिया में कोई बहुत हाई एंड प्योर प्ले एआई कंपनी है ही नहीं, क्योंकि हम इनोवेशन नहीं करते हैं हमारे इंडिया में। तो जैसा कि आप लोग जानती हैं कि इनोवेशन के नाम पे हम कुछ ज़्यादा इनोवेट नहीं करते। हम ज़्यादातर असेंबलीज करते हैं, या जैसे जैसे मोबाइल हम बनाते हैं तो मेड इन इंडिया तो लिखा आता है, लेकिन उस मोबाइल के कंपोनेंट्स हम नहीं बनाते। कंपोनेंट्स हमें स्टिल इंपोर्ट करने पड़ते हैं चाइना से। हम सिर्फ उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं और फिर मेड इन इंडिया लिख के दे देते हैं। तो ये एक सस्ता काम हम इंडिया में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इनोवेशन होता नहीं है। तो कोई प्योर प्ले एआई कंपनी जो बहुत हाई एंड एआई पे काम कर रही हो, ऐसा कोई कंपनी इंडिया में है नहीं। लेकिन एक एआई के क्लोज, आई वुड से कि सॉर्ट ऑफ एआई सेक्टर को थोड़ा बहुत जो केटर कर रही है कुछ कंपनीज, उनमें से ये एक है और डेटा सेंटर को ये केटर कर रही है। तो इसीलिए ये कंपनी काफी चर्चा में रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे क्लोज एआई के जो काम कर रही है वो उस दो तीन कंपनीज है, उनमें से एक ये कंपनी है इंडिया में, जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो इसके अगर बिजनेस वर्टिकल्स अगर हम देखें तो तीन इसके मेजर बिजनेस वर्टिकल्स हैं। तीन से ज्यादा बिजनेस वर्टिकल्स हैं, लेकिन तीन मेजर बिजनेस वर्टिकल्स हैं जिससे मैक्सिमम तकरीबन 90% रेवेन्यू इनका इन्हीं तीन वर्टिकल से आता है। तो पहला वर्टिकल है एचपीसी वर्टिकल, ये कहते हैं, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ये सुपर कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं इसको। एक सुपर कंप्यूटिंग इनका जो बिजनेस वर्टिकल है, इसमें ये सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स बनाते हैं और वो एंटरप्राइज कंपनीज को देते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। तो ये कंपनी वैसे बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सर्व करती है, इंस्टीट्यूशंस को सर्व करती है और वो इनके क्लाइंट्स हैं, और प्राइवेट एंटरप्राइज कंपनीज भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो गवर्नमेंट में भी इनका ठीक ठाक बिजनेस है। तो जैसे मैंने बताया, पहला बिजनेस वर्टिकल सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स। दूसरा इनका जो बिजनेस वर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स, यानी कि एआई सिस्टम्स। तो ये सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट बिजनेस वर्टिकल है इनका। इसी की वजह से ये कंपनी काफी चर्चा में रहती है और पिछले कुछ महीनों और तकरीबन 8-10 महीनों में तो एकदम से काफी चर्चा में आई थी। और ये एनवीडिया से भी इसका डायरेक्ट यही एआई सिस्टम्स जो बनाते हैं वो रिलेशन है। एनवीडिया जो चिप्स बनाता है, जो जीपीयू चिप्स बनाता है, जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, वो एक बहुत ही हाई पावर्ड चिप्स होते हैं जो एनवीडिया आजकल बना रहा है और जिसकी वजह से एनवीडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड बन गई है। तो वो चिप्स वो जीपीयूज ये एनवीडिया से लेते हैं और उसमें उसका एक पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो सिर्फ चिप्स ये बाय कर लेते हैं और बाकी सारा जो है पूरा जो एआई सिस्टम है वो ये खुद डिजाइन करते हैं, एक तरह से असेंबल ही कह सकते हैं इसे। तो लेकिन जैसे पूरा एआई सिस्टम डिजाइन करने के लिए इन्हें सीपीयू चाहिए होता है, इन्हें नेट और भी काफी कुछ नेटवर्किंग गियर होता है वो चाहिए होता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो वो ये सारा पूरा डिजाइन करके एक पूरा एआई सिस्टम ये बनाते हैं।
और तीसरा इनका बिजनेस वर्टिकल है प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड का भी ये सर्विसेज ये देते हैं। तो ये तीन इनके मेजर बिजनेस वर्टिकल हैं। इसमें जो इनका सबसे हाई ग्रोथ वाला बिजनेस वर्टिकल है वो एआई सिस्टम ही है। वही जैसा मैंने बताया कि ये इसी की वजह से ये कंपनी बहुत चर्चा में पिछले 8-10 महीने में आई, और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी भी इस सेगमेंट में काफी डिमांड देख रही है। बट ऐसा नहीं है कि इनके बाकी दो सेगमेंट जो सुपर कंप्यूटिंग या एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाला जो वर्टिकल है और प्राइवेट क्लाउड वाला जो वर्टिकल है उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन एआई सिस्टम्स की जो ग्रोथ है वो इन दोनों बिजनेस वर्टिकल से ज्यादा चल रही है। तो हम देखेंगे आगे कितनी ग्रोथ किसमें चल रही है। तो एट द मोमेंट तकरीबन 44% इनका जो बिजनेस है, अगर मैं क्लासिफाई करूं, अगर मैं डिवाइड करूं पूरा रेवेन्यू, तो 44% जो रेवेन्यू है वो इनका एआई सिस्टम्स से वाले बिजनेस से आ रहा है। और बाकी जो इनका एचपीसी है उससे 22%, और जो प्राइवेट क्लाउड वाला है उससे भी 22% के तकरीबन इनका रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा इनके छोटे छोटे 2-3 वर्टिकल्स और है, उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक बता देता हूँ कि एक डेटा सेंटर का सर्वर्स का एक बिजनेस है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 1%, और एक कुछ उनका सॉफ्टवेयर सर्विसेज का भी है, वो भी 2% ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये इनका टोटल एक बिजनेस मॉडल हो गया। तो इसको अगर थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करूं, जैसे ये हार्डवेयर डिजाइन एंड असेंबली करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में ज्यादातर तो असेंबली और कई काम होता है, तो उसी में थोड़ा बहुत ये डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये एनवीडिया के जीपीयू चिप्स जो है वो बाय करते हैं एनवीडिया से, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं विद सीपीयू, नेटवर्किंग गियर एंड लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो ये एक पूरा सिस्टम ये पूरा बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, और उसको फिर ये आगे बेचते हैं एंटरप्राइज कंपनी, प्राइवेट कंपनीज को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को ये बेचते हैं। तो ये इनका एक बिजनेस हो गया। और दूसरा इसमें ये करते हैं कि जो हार्डवेयर जो होते हैं उसमें एनवीडिया की लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल करके बेचते हैं, और कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं वो भी प्री इंस्टॉल करके हार्डवेयर में ये बेच देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो डेवलपर है वो इमीडिएटली उसमें जो एआई एजेंट्स है उसको बिल्ड करके अपना काम शुरू कर सकता है। तो ये एक तरह से रेडी टू यूज सिस्टम बना के ये बेचते हैं। तो अब ये अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसमें ज्यादा हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, ज्यादा हमको बहुत ज्यादा कोई एआई एक्सपर्ट नहीं बनना है, कोई मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट नहीं बनना। आप बस इतना समझ लीजिए कि एक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का इनका वर्टिकल है, एक एआई सिस्टम्स का इनका वर्टिकल है जो कि मस्ट टॉक्ड अबाउट है, जिसमें ये एनवीडिया के जीपीयू चिप्स ये यूज करते हैं जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए केपेबल है। और तीसरा इनका प्राइवेट क्लाउड का एक बिजनेस वर्टिकल है जो एंटरप्राइजेस को प्राइवेट क्लाउड चाहिए होता है। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि एक एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलता है जिसमें कंप्यूटिंग, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये तीनों चीजें एक ही चीज में बंडल होकर प्राइवेट क्लाउड के फॉर्म में आ जाती हैं। तो इतना समझना काफी है, इससे ज्यादा हमें इंजीनियरिंग करनी, क्योंकि आई मीन जो लोग नेटवर्किंग की फील्ड में काम करते हैं उनको शायद इजीली समझ में आ जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्किंग की फील्ड में काम नहीं करते, मे बी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे या आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे या किसी और बैकग्राउंड से होंगे, तो उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है। लेकिन वो ये 3 बिजनेस वर्टिकल इतना समझ लें तो काफी है। तो ये इनका टोटल जो है ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई को ये कुछ हद तक इस अपने बिजनेस वर्टिकल से ये सर्व कर रहे हैं। तो इस पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंडस्ट्री है उसमें ये किसी तरह से पार्टिसिपेट थोड़ा सा ये कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पूरा प्योर प्ले बहुत हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन तो इंडिया में नहीं है, बट हाँ ये असेंबली और थोड़ा सा डिजाइनिंग का काम ये कर लेते हैं, तो उतना ही है। और आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट इंडिया इज करेंटली डूइंग। इससे ज्यादा इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई काम हो भी नहीं रहा है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल ओवरऑल हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स, तो अभी Q4 FY26 जो लास्ट क्वार्टर जो अभी जस्ट गॉन बाय जो अभी गया क्वार्टर, उसके नंबर्स एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसके नंबर्स रहे। रेवेन्यू में ग्रोथ रही है 86.6% की, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रही है, काफी हाई ग्रोथ फेज में चल रही है कंपनी एट द मोमेंट। तो रेवेन्यू तो इनका बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इनके एबिटा अगर हम देखें तो एबिटा 82.4% से ग्रो किया है, तो एबिटा में भी बहुत अच्छी ग्रोथ रही है।
और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65.7% से इसकी ग्रोथ रही है। तो पैट अगर हम देखें तो एबिटा और रेवेन्यू से कम ग्रो किया है। उसका सिंपल रीजन वही होगा कि क्योंकि ये कंपनी अभी हाई ग्रोथ फेज में है तो केपेक्स भी कर रही है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली पैट में उसका फर्क पड़ेगा। अदरवाइज पैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 65.7% एनीवेज इज अ हाई ग्रोथ। और पैट मार्जिन अगर हम इसके देंगे तो 9% पैट मार्जिन है, विच इज ऑल्सो फाइन। और इसका एआई सेगमेंट में कंपनी ने ये बताया है कि तकरीबन 459% की ग्रोथ रही है। तो जैसे इनके 3 बिजनेस वर्टिकल्स की हमने बात की, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, एआई सिस्टम्स और प्राइवेट क्लाउड, तो उसमें इन तीनों में जो एआई सिस्टम्स वाला जो वर्टिकल है जिसमें एनवीडिया के जीपीयू चिप्स यूज करते हैं, वो जो बिजनेस है दैट ग्रू बाय 459%, सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी की रही है। इसीलिए अब उसका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू में वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, और बाकी जो दूसरे बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमें थोड़ा कम दिख रहा है। उसका कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो इनका एआई वाला बिजनेस वर्टिकल है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। और इसके आरओई अगर हम देखें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि एफिशिएंसी, कितना पैसा ये इन्वेस्ट करके उसके ऊपर कितना पैसा ये कमा पा रहे हैं, तो वो है 33%। यानी कि अगर ये 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में तो उस पर 33 रुपए पर ईयर ये कमा पा रहे हैं, तो विच इज अ वेरी गुड आरओई नंबर। और आरओसीई देखें तो 37.5%। तो बेसिकली आरओई और आरओसीई में क्या फर्क है? आरओसीई मतलब है कि जो पैसा एग्जैक्टली बिजनेस में जाके लगा है, यानी कि 100 रुपए अगर बिजनेस में लगाए हैं तो 37.5 रुपीज ये पर ईयर कमा रहे हैं उससे। और आरओई का मतलब ये है कि आपका जो टोटल पैसा है अवेलेबल, चाहे उसमें से पूरा बिजनेस में नहीं लगा, तो अगर पूरा 100 रुपए अवेलेबल है, मे बी हो सकता है 90 रुपीज ही बिजनेस में लगाओ, 10 रुपीज अभी इनके पास कैश रखा होगा, तो वो लेकिन आरओई पूरे पैसे पे कैलकुलेट होता है, चाहे आपके पास कैश है चाहे बिजनेस में लगा है। आरओसीई सिर्फ उस पैसे पे कैलकुलेट होता है जो बिजनेस में एक्चुअली लगा है। अगर आपके पास कैश पड़ा है तो उसको कैलकुलेट आरओसीई में नहीं करते, इसलिए आरओसीई का नंबर, अगर कंपनी के पास कैश पड़ा है तो आरओसीई का नंबर आरओई से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो ये सिंपल वे में आरओई और आरओसीई मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा इनका जो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट टर्न है वो 33.2% है, यानी कि फिक्स एसेट को ये कितना उससे चर्न कर कितना ये उससे कमा पा रहे हैं, दैट्स 33.2%। इसके अलावा एक और चीज इसमें जो नोट करने लायक है, कंपनी ने अपने रिसीवेबल डेज रिड्यूस किए हैं। अगर दिसंबर 25 तक इसके देखें तो कंपनी के रिसीवेबल डेज 114 डेज चल रहे थे, जिसको कंपनी ने अब रिड्यूस करके 86 डेज कर दिया। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। कंपनी ने यानी कि रिसीवेबल डेज मतलब जो कंपनी जिस भी ये ऑब्वियसली ये B2B बिजनेस में है कंपनी, तो जिस भी दूसरी कंपनी को, एंटरप्राइज को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ये कंपनी अपने सिस्टम्स बेच रही है, उनसे कितने दिनों में पैसा रिकवर कर रही है, तो रिसीवेबल डेज, तो वो कम हो गए 114 डेज से कम होके 86 डेज पे ये ले आए हैं। तो ये इनका स्टेबलाइज है। कंपनी ने गाइडेंस में भी अपना बोला है कि तकरीबन 85 टू 90 डेज ये इनका एक स्टेबल नंबर रहेगा रिसीवेबल डेज का। और फुल ईयर का अगर हम देखें तो रेवेन्यू 90%, ये जो हमने अभी नंबर्स देखे ये केवल Q4 के नंबर थे, YOY ग्रोथ, तो ईयर ऑन ईयर। तो अभी अगर हम फुल ईयर पूरा जो FY26 निकला है उसके अगर हम नंबर्स देखें तो रेवेन्यू 90% से ग्रो किया है। तो पूरे साल में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ Q4 में अच्छा ग्रो किया, पूरे साल में इस कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। और एबिटा भी 82.4% से ग्रो किया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट वो भी 81% से ग्रो किया है। तो सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पूरे साल में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है और कंपनी की ऑर्डर बुक क्या चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली B2B बिजनेस में है और गवर्नमेंट का भी इनका बिजनेस है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें बिडिंग के थ्रू विन करने पड़ते हैं, तो ऑर्डर बुक डेफिनेटली होगी। तो देखते हैं उसमें कंपनी ने क्या बोला है। कंपनी ने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है। बिफोर गोइंग टू द रेवेन्यू गाइडेंस, कंपनी के जो बिजनेस इनको मिलता है वो दो तरह से मिलता है। एक तो इनका नॉर्मल बिजनेस जो आता है वो मिलता है, और दूसरा इनके एक कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स का बिजनेस मिल जाता है। तो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट आ गया ऑल ऑफ ए सडन, तो वो इनको वो भी मिल जाता है। तो और बाकी इनका जो है स्टैंडर्ड जो बिजनेस है वो मिलता है, यानी कि बेस बिजनेस कह सकते हैं उसे। तो रेवेन्यू का जो गाइडेंस दिया है वो कंपनी की मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में गाइडेंस दिया है। तकरीबन 35 टू 40% रेवेन्यू का ये ग्रोथ मैनेजमेंट बता रही है कि ये हम डेफिनेटली कर लेंगे
फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो अगले 2 साल का गाइडेंस दिया है कंपनी की मैनेजमेंट ने, 35 to 40% रेवेन्यू ग्रोथ। अब ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है 35 to 40% थोड़ा कम दिख रहा है एज पर करंट रेवेन्यू ग्रोथ। करंटली तो अभी इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 80% से ऊपर चल रही है। तो ये जो 35 to 40% का गाइडेंस है, ये इनका जो बेस बिजनेस है, जो रेगुलर बिजनेस है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है। और इसके अलावा जो इनको स्ट्रेटेजिक ऑर्डर मिलेगा वो अलग रहेगा। तो डेफिनेटली इनका जो टोटल रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 35-40% से ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली इनको कुछ स्ट्रेटेजिक ऑर्डर भी मिलेंगे। और कंपनी की मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि जो इनका एआई सिस्टम वाला जो बिजनेस वर्टिकल है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो काफी चर्चा में उसी की वजह से है कंपनी, और वो काफी बजिंग चल रहा है। पूरे दुनिया में एआई की धूम मची हुई है और एआई पे बहुत काम हो रहा है, एआई से काफी डिमांड आ रही है। तो कंपनी ने भी यही बोला है कि एआई सिस्टम्स के लिए इनके पास बहुत डिमांड आ रही है। तो वो आगे चल के एआई सिस्टम्स का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में और इंक्रीज होगा। और इसके लिए कंपनी ने बोला है कि कोई ऑर्डर्स की शॉर्टेज नहीं है। तो ये दैट्स अबाउट द एआई सिस्टम्स। और इनके ऑपरेटिंग जो एबिटा मार्जिन है वो भी कंपनी ने बोला 13 to 14% के आसपास इनके रहेंगे, विच इज ऑल्सो गुड। और ऑर्डर बुक के लिए कंपनी ने बताया है कि 2100 करोड़ की FY27, यानी कि अब जो FY27 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए कंपनी ने बताया कि 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी इनके पास करंटली है। तो इस 21 करोड़ की ऑर्डर बुक के ऊपर से 300 तकरीबन 350 करोड़ का इनके पास L1 भी है। अब ऑर्डर बुक और L1 में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर बुक मतलब जो इनको एक कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट, कंफर्म ऑर्डर मिल गया है, तो वो होगी ऑर्डर बुक। और L1 का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये बिडिंग भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को विन करने के लिए बिडिंग करनी पड़ती है। तो वो बिडिंग में ये लोएस्ट बिडर है, तो L1 मतलब लोएस्ट बिडर है ये। बट अभी पूरा ऑर्डर, अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं है, बट ये लोएस्ट बिडर है उसमें। तो वो पूरे चांसेस हैं वो 350 करोड़ का ऑर्डर भी इनको मिल जाएगा। दैट इज, यू कैन से कि एट द लास्ट स्टेज ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर, ऑर्डर में कन्वर्ट होने की एक लास्ट स्टेज है। तो L1 350 करोड़, तो दोनों को टोटल मिला के देख लें तो 2400 करोड़ का इनका एक तरह से ऑर्डर बुक हो गया। ऑर्डर बुक तो नहीं कहना चाहिए, ऑर्डर बुक प्लस L1 2400 करोड़, तो 2100 करोड़ का ऑर्डर बुक, 350 करोड़ का L1। और इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि 4400 करोड़ का पाइपलाइन भी है इनका। तो पाइपलाइन का क्या मतलब हुआ? तो इनके 3 स्टेजेस हो गए बेसिकली ऑर्डर विन करने के। तो सबसे पहला पाइपलाइन, दूसरा L1, तीसरा ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक मतलब अब वो इनके पास आ गया ऑर्डर, इनको विन कर लिया इन्होंने। तो पाइपलाइन मतलब अभी डिस्कशन चल रहा है उन ऑर्डर्स पे, अभी कुछ उस पर फाइनल नहीं हुआ, उस पर अभी बिडिंग हुई नहीं है, बट वो डिस्कशन स्टेज पे है, तो वो पाइपलाइन हो गई। तो 4400 करोड़ की पाइपलाइन है, 350 करोड़ की L1 है और 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ये कंपनी ने दे दिया। तो 2000, अगर हम सिर्फ 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक प्लस 350 करोड़ का जो L1 है, इसी को टोटल देखें तो 2400 करोड़ का ये हो गया। तो यही काफी ज्यादा है। अगर हम देखें पूरे साल के जो FY26 में जो इनका पूरा टोटल रेवेन्यू रहा है, उससे ज्यादा की ये ऑर्डर बुक है फॉर दी FY27। तो और ये ऑर्डर बुक भी आई थिंक ये कंपनी 6 महीने में पूरा कर लेगी, और उसके बाद जो फर्दर ऑर्डर्स होंगे वो उसके ऊपर से होंगे। तो फ्यूचर का गाइडेंस जो है ये कंपनी, जो इन्होंने कंपनी ने दिया है तकरीबन 40% का जो बेस बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम दी स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स, वो ये आसानी से मीट करती हुई दिख रही है एज पर दी ऑर्डर बुक। और केपेक्स का कंपनी ने बोला है कि अभी गोइंग फॉरवर्ड इमीडिएटली तो कोई इनका केपेक्स का प्लान नहीं है, एक्सेप्ट फॉर 35-40 करोड़ जो नॉर्मल सॉर्ट ऑफ केपेक्स है वो करते रहते हैं। बट कोई मेजर केपेक्स का आगे कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने, तो अब आगे केपेक्स नहीं कर रहे तो कैसे ग्रो करेंगे? तो केपेक्स इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने एक केपेक्स किया है, एक प्रोडक्शन फैसिलिटी इन्होंने शुरू की है। 15,000 स्क्वायर फीट की एक प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की है इन्होंने, और वहाँ पे ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम, मतलब काफी जो पूरा इनका सिस्टम जो इनका बिजनेस वर्टिकल है वो सिस्टम्स डिजाइन करेंगे अलोंग विद द लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो ये वहाँ पे। और कंपनी ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज बोली है, उनसे कंपनी से पूछा गया था कि अभी कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो कंपनी ने बोला है कि तकरीबन इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहता है वो 65 to 70% रहता है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये
ये कैपेसिटी बेस्ड कंपनी नहीं है, ये कंपनी कैपेसिटी बेस्ड नहीं है, ये कैपेबिलिटी बेस्ड कंपनी है। तो ये बेसिकली अपनी कैपेबिलिटी को ये देखते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। तो कैपेसिटी मतलब हो गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे बढ़ाएं, वो बेसिकली कंपनी का मैनेजमेंट कह रही है कि वो कैपेसिटी पे इतना मतलब कैपेसिटी बेस्ड नहीं है कि अपनी सिर्फ उसी पे ये कंपनी नहीं चल रही है। ये कैपेबिलिटी देखते हैं कि कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाएं। अब कैपेबिलिटी बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? कैपेबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपने डेटा सेंटर को देखा होगा तो डेटा सेंटर में रैक्स होते हैं, रैक्स में डिवाइसेस रखे रहते हैं। तो एक रैक में एक डिवाइस की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अभी उसी रैक में उसी रैक का जो स्पेस है, उस एक रैक का जो स्पेस है उसमें जो ये डिवाइस रख रहे हैं वो कैसे उस डिवाइस की और कैपेसिटी बढ़ाएं और कैपेबिलिटी बढ़ाएं। तो एक ही रैक में अगर एक्स कैपेसिटी है एक डिवाइस की, तो कैसे वो एक्स प्लस वाई कैपेसिटी का उसको बनाए, तो सेम स्पेस में ज्यादा कैपेसिटी का डिवाइस, तो वो कैपेबिलिटी हो गई। तो ये एक कंपनी बोल रही है कि मैनेजमेंट ने बोला है कि ये कैपेबिलिटी बेस्ड इनका बिजनेस मॉडल है, तो वहां पे कैपेबिलिटी पे ये फोकस करते हैं। तो दैट्स व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग। एंड और मैनेजमेंट कॉन कॉल में इनसे ये पूछा गया कि अभी जैसे पूरा वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में कमोडिटी प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं, तो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो बेसिकली कंपोनेंट्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें कंपनी कैसे डील कर रही है, क्या ये प्राइसेस को पास ऑन कर सकती है या नहीं कर सकती, वो कैसे है। तो मैनेजमेंट ने उस पर क्लैरिफाई दिया है कि ये प्राइस तो इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है और ये इजीली ये प्राइस को पास ऑन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो ये पास ऑन कर देंगे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका एक छोटा सा एक बिजनेस वर्टिकल एक्सपोर्ट का भी है। वैसे 95% इनका डोमेस्टिक बिजनेस ही है, 5% ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इनसे पूछा गया था कि गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिजनेस एक्सपोर्ट को कैसे देख रहे हैं आप। तो मैनेजमेंट ने बोला कि बहुत ही क्लियरली बोला, और ये बहुत सुनने वाली बात है, कि अभी हमको डोमेस्टिक में ही इतने ऑर्डर्स हमें दिख रहे हैं, इतना हमको बिजनेस दिख रहा है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है एक्सपोर्ट पे कंसंट्रेट करने का, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 5% अभी है, वही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट करेंगे, उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन फिलहाल डोमेस्टिकली उनको इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इतना बिजनेस मिल रहा है कि वो अभी एक्सपोर्ट देखने, देखिए ये तो एक बिजनेस सिंपल होता है कि जब भी कोई कंपनी डोमेस्टिकली बिजनेस कर रही होती है तो वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादातर तभी देखती है जब डोमेस्टिक में उसको दिखता है कि गोइंग फॉरवर्ड अब उसको ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस नहीं मिलेगा, तो वो एक्सपोर्ट देखती है। या फिर वो कंपनी शुरू से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। तो ये कंपनी शुरू से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो नहीं थी, ये तो डोमेस्टिक कंपनी थी। तो डोमेस्टिक से ही अभी कंपनी बोल रही है कि इनको बहुत सारी ऑर्डर्स की विजिबिलिटी है, तो अभी एक्सपोर्ट पे ये उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। जब डोमेस्टिक में थोड़ा दिखेगा कि हाँ अब थोड़ा मैच्योर मार्केट हो गई है, तो फिर ये एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देंगे। बट यहाँ थोड़ा सा इनका एक्सपोर्ट का है 5% का कंट्रीब्यूशन, वो उतना ही रहेगा फिलहाल। और जो पाइपलाइन का जो अभी मैंने बात की थी, तकरीबन 4,400 करोड़ की पाइपलाइन है। तो किसी ने पूछा कि पाइपलाइन जनरली इसका क्या रन रेट रहता है, क्या रियलाइजेशन रेट रहता है। तो मैनेजमेंट ने इस पर बताया कि ये जितनी भी पाइपलाइन है, अगर इसको एक रफली अगर सम अप करें तो तकरीबन 60% जो है वो बिजनेस में या ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर 4,400 करोड़ की जैसे कंपनी ने बताया पाइपलाइन है, तो इसका 60% जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट, तो तकरीबन समझ लीजिए कि 2,800 2,900 करोड़ के आसपास ये जो है, या 3,000 करोड़ के आसपास ये बिजनेस में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल है। तो नॉट नेसेसरली कन्वर्ट हो जाएगा, बट जनरली अगर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 60% जो है कन्वर्जन रेट रहता है पाइपलाइन का। तो इससे भी एक अच्छी विजिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड के लिए मिलती है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने नोट की, दैट इज जो May 26 अभी जो पिछला महीना गुजरा है, लास्ट मंथ, उसमें क्रिसिल ने इनका एक रेटिंग अपग्रेड किया है। पहले इनकी रेटिंग थी A स्टेबल, उससे क्रिसिल ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड करके A+ स्टेबल कर दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है फॉर द कंपनी, क्योंकि रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं जैसे क्रिसिल इस केस में, वो इतनी आसानी से रेटिंग अपग्रेड नहीं करती, वो पूरा बिजनेस को स्टडी करती हैं, स्टेबिलिटी देखती हैं, कैश फ्लो देखती हैं,
और उसके बाद रेटिंग अपग्रेड करती हैं। तो ये भी एक तरह से स्टैम्प ऑन द कंपनी है कि ये कंपनी बिजनेस वाइज ये कंपनी अच्छा कर रही है, जिसकी वजह से क्रिसिल ने इनकी रेटिंग अपग्रेड की है। तो ये हो गया कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स, ईयरली नंबर्स, कंपनी गोइंग फॉरवर्ड भी मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी है, तो ये कंपनी अच्छा करती हुई दिख रही है। अब एक रिस्क की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक रिस्क भी है जो मुझे पर्सनली इस कंपनी में दिख रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं उनको मैं अभी ये भी बताऊंगा कि उनको कैसे डील करना है, या जो भी लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उन्हें कैसे डील करना है। तो एक रिस्क अगर इसका सबसे पहले तो प्राइस, शेयर प्राइस परफॉर्मेंस। तो जनरली हम प्राइस को नहीं देखते हैं क्योंकि हम तो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, प्राइस को उतना नहीं देखते, बट किसी ने मना नहीं किया देखने के लिए, तो अगर जरूरत है तो डेफिनेटली देखेंगे। तो अगर इसका प्राइस बिहेवियर देखेंगे इस कंपनी का पिछले कुछ समय से मैं खुद देखता आ रहा हूं, तो ये काफी वॉलेटाइल रही है ये कंपनी। इस कंपनी का शेयर प्राइस काफी वॉलेटाइल रहता है, एक दिन 10% ऊपर और एक दिन 10% नीचे। तो जब अगर आपके पास ये कंपनी है या आप खरीदने का सोच रहे हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि ये हाई वॉलेटाइल रही है और गोइंग फॉरवर्ड भी रहेगी हाईली वॉलेटाइल। वो किस लिए रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एआई सिस्टम्स में कंपनी काम करती है, और एआई तो बिल्कुल टॉक्ड अबाउट थिंग है इस दुनिया में। आज की तारीख में हर जगह एआई की बात हो रही है। तो जब जिस चीज की बहुत बात हो रही होती है और जो बिल्कुल बज़ वर्ड होता है और उसकी हर दिन हर रोज बात हो रही होती है, तो उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज भी आएगी, नेगेटिव न्यूज भी आएगी। तो हर न्यूज पे ये कंपनी का शेयर प्राइस रिएक्ट करेगा। तो जैसे कभी कभी न्यूज आती है कि एआई इज ए बबल, तो ये तो एक बबल है और ये बबल एक दिन बस्ट होगा, और इस तरह की न्यूज आती रहती है। तो उस पर ये कंपनी कई बार रिएक्ट भी करती है। अभी बिल्कुल आई थिंक लास्ट वीक ही ये इसका शेयर प्राइस 10% गिरा था, और अभी जो लास्ट ट्रेडिंग डे गया है फ्राइडे का, उसमें ये 10% शेयर प्राइस बढ़ गया। तो ये शेयर जो है ये वॉलेटाइल रहेगा, ये आप मान के चलें। पिछले एक साल से तो मैं देख रहा हूँ इस कंपनी को, ये शेयर बल्कि उससे भी पहले से देख रहा हूँ, तो हमेशा से ये शेयर प्राइस वॉलेटाइल रहा है। बीच में कुछ फेजेस आते हैं जब ये स्टेबल रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, लेकिन फिर एकदम से रैंडम रिएक्शन देता है। एक बार ऊपर जाएगा 10-15% और फिर 10-15% ये नीचे भी आ जाएगा। तो ये वॉलेटिलिटी इस शेयर में रहेगी, और एआई की तो बहुत बात होती रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। इंडिया में तो अभी उतना एआई आया भी नहीं है, तो गोइंग फॉरवर्ड अगले 1 साल 2 साल तक एआई की बहुत बात होगी, और बहुत सारे उस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। तो उस हिसाब से ये शेयर प्राइस उस पर रिएक्ट करेगा। तो ये शेयर प्राइस हाईली वॉलेटाइल रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें। और एक और चीज कि इस शेयर का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो इसका जो पी है वो 127 का पी चल रहा है, तो हाई पी पे चल रही है ये कंपनी। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग ये पी जस्टिफाइड है, क्योंकि हाई ग्रोथ फेज में भी चल रही है ये कंपनी। जैसा मैंने बताया, रेवेन्यू ग्रोथ इज फॉर द होल ईयर FY26 90% की थी। तो अगर पीई देखें तो तकरीबन 1.25 1.3 के आसपास ही बैठ रहा है, तो दैट इज फाइन, तो ओके है। जब तक इस कंपनी में हाई ग्रोथ चल रही है तब तक ये पी जस्टिफाइड है। इस चीज को ध्यान से समझ ले कि कैसे ये पी जस्टिफाइड है। पी कम या ज्यादा अपने आप में आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पी इज ए फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ग्रोथ इज द प्राइमरी थिंग बट मैनी अदर थिंग्स। तो अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 90% और पैट ग्रोथ भी तकरीबन 80% की चल रही है। उस हिसाब से ये पी फॉर द टाइम बीइंग जस्टिफाइड है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर कभी ऐसा लगे कि एआई में स्लो डाउन आ रहा है या किसी भी वजह से इस कंपनी में स्लो डाउन आ रहा है, तो ये फिर पी बहुत शार्पली करेक्ट होगा। तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो ये कंपनी का शेयर प्राइस स्टेबल करेगा और पी को थोड़ा सा नीचे लेके आएगा, तो वो एक स्टेबिलिटी का फेज आपको फेस करना पड़ सकता है, बट उसके चांसेस कम है, क्योंकि एआई अगेन पूरा दुनिया में एआई की बात चल रही है। एक तरह से एक एआई का रेवोल्यूशन चल रहा है, तो एआई की बुल मार्केट एक तरह से इस समय चल रही है। तो ऐसे में शेयर प्राइस स्टेबल रहे इसके चांसेस बहुत कम है। रह सकता है बट कम है चांसेस। जब इतना बजिंग चीज चल रही हो तो उसमें शेयर प्राइस स्टेबल रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एट द फर्स्ट साइन ऑफ द स्लो डाउन ये पी शार्पली करेक्ट हो सकता है, तो शेयर प्राइस नीचे आ सकता है। बट उसके लिए वो तब होगा जब इसमें रेवेन्यू में इनके बिजनेस में स्लो डाउन आएगा तब। तो आपको करना क्या है एज एन इन्वेस्टर, आपको इस कंपनी पे क्लोजली वॉच रखना है। ये कंपनी ऐसी नहीं है
कि आप इसको बस खरीद के और बैठ जाएं आराम से और सो जाएं। ऐसी कंपनी नहीं है ये। आपको इस पे क्लोजली वॉच रखना पड़ेगा। हर क्वार्टर का जैसे ही रिजल्ट आए सबसे पहले जाके देखना पड़ेगा कि कितनी रेवेन्यू ग्रोथ रही, कितना प्रॉफिट ग्रोथ रहा। तो अगर आपको दिखे कि इसमें अब उतनी प्रॉफिट ग्रोथ, उतनी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं रही या कहीं से भी स्लो डाउन दिख रहा है, तो फिर आपको इसमें से निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये शार्पली करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है इस कंपनी में। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन, इसे रिस्क कह लीजिए या वर्ड ऑफ कॉशन कह लीजिए, विच आई फील इज देयर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बट फिलहाल ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, अगले 2 साल तक ये कंपनी अच्छा करनी चाहिए। बट जैसा मैंने बताया कि आपको डेफिनेटली इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, हर क्वार्टरली रिजल्ट पे आपको इस पे नजर रखनी है, और बिल्कुल आते ही देखना है। जैसे ही रिजल्ट आए आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस दिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, और आपको बिल्कुल आते ही उस रिजल्ट को देखना है और अपना डिसीजन लेना है। तो ये इस तरह की कंपनी है। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये थी पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस अबाउट नेटवेब टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि कैसा लगा आपका। और इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है इसी कंपनी के बारे में या किसी और कंपनी के बारे में, तो कमेंट्स में लिख के पूछें, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।